आज तक के मुंबई मंथन के इस मंच पर आदित्य ठाकरे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार के चुनाव आपके लिए भी एक चुनौती भरे चुनाव है, क्योंकि इससे पहले आपने दो चुनौतियां पार की है, एक लोकसभा और उसके बाद विधानसभा की। विधानसभा में जिस तरीके के रिजल्ट आए, उसके बाद में मुंबई महानगर पालिका में क्या होगा, बीएमसी के चुनाव में क्या होगा, महानगर पालिका के चुनाव में क्या होगा, उसको लेकर लंबी डिबेट छिड़ी हुई है और एक नया समीकरण एक बार फिर मुंबई महानगर पालिका चुनाव में दिखाई दिया। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मुझे शुरुआत इस बात से करनी है आपसे, क्योंकि मुंबई को लेकर आप मंत्री होने के नाते, विधायक होने के नाते या शिवसेना यूबीटी के नेता होने के नाते आपने कई बार कई मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश की। हाल ही में हमने देखा, आपका प्रेजेंटेशन भी हमने उस पर देखा था। लेकिन क्या सचमुच में आप यह दावा कर सकते हैं कि जो मुंबई पहले थी उसमें बीएमसी ने सुधार किए हैं आपके नेतृत्व में? साहिल जी धन्यवाद। आपने जो समीकरण की बात की, पिछले 2 साल में जितने समीकरण बने हैं, बिगड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि रेनेसांस में भी इतने समीकरणों का कोई हिसाब लगा सकता था, ना न्यूटन ना कोई भी। लेकिन एक बात है कि हम जहां हैं वहीं रहे हैं। कल तो भाजपा और कांग्रेस की युति हुई है, कल भाजपा और एमआईएम की युति हुई है, और ये सारे चित्र विचित्र चीजें लोगों के सामने तो है। जो आप कह रहे थे कि 25 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है और बीएमसी का कार्यकाल रहा है, मैं यही कहना चाहता हूं कि 2007 की चुनाव हो, 2012 की चुनाव हो, 2017 की चुनाव हो, अगर हमारा कैंपेन आपने देखा होगा, और तब भाजपा भी साथ थी। हमारी कैंपेन की टैगलाइन थी करुण दाखोल, करके दिखाया है, और अभिमान के साथ हमने होर्डिंग्स पे जो हमने काम किए वो लगाए हैं। अभी की भी जो कैंपेन है, जो 2022 तक हमने कर पाए थे, हम जो काम कर पाए थे, उसी को हमने होर्डिंग पे लगाए। और भाजपा ने सिर्फ 2 चेहरे लगाए, जिसका योगदान महाराष्ट्र को क्या है तो कुछ पता नहीं है। 2-3 चीजें मैं यही कहूंगा जो हमारी अचीवमेंट्स मैं समझता हूं, जो हमने मुंबई हम थोड़े आगे लेके जा सके। पहली बात तो यह है कि जब 1997 में जब हमने पहली बार हमारा मेयर देखा, ये 25 साल के स्टिंट में, तो मुंबई महानगर पालिका 600 करोड़ के डेफिसिट में थी। वहां से लेके जिसे आर्थिक नियोजन कहते हैं, वो करते करते करते, ना टैक्स बढ़ाते हुए, ना टोल लगाते हुए, और खर्चा भी जो जरूरी है वो करते हुए, 2022 तक हमारी फिक्स डिपॉजिट्स 92,000 करोड़ के सरप्लस पर हम लेके गए। अच्छा, ये सब करते हुए हमने कई ऐसे चीजें की है जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं और चैलेंज कर सकता हूं कि ये कोई दूसरे शहर में है ही नहीं। जैसे मुंबई की स्कूल्स, मुंबई महानगर पालिका जो कर्तव्य है अपना, उसका यही कर्तव्य है कि प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन। बीएमसी के स्कूल जो है 1235 स्कूल्स है, 3 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, 8 माध्यमों में पढ़ते हैं, 8 भाषाओं में पढ़ते हैं। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसमें एस्ट्रोनॉमी क्लब्स हो, नेचर क्लब है, फुटबॉल, जेंडर इक्वालिटी, सेफ स्कूल प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें हमने लाई। और सिर्फ इतना नहीं, तो दुनिया में कहीं नहीं है ऐसे हमारी मुंबई महानगर पालिका ने किया कि एसएससी के बोर्ड के अलावा आईबी, आईजीसीएसई, सीबीएसई और आईसीएसई, ये बोर्ड्स हमने हमारे स्कूल्स में लाए। हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को जो प्राइवेट स्कूल में जो सीख सकता है, जो पढ़ाई हो सकती है, वो हमने पब्लिक स्कूल में लाई और फ्री ऑफ कॉस्ट लाई। ये उपलब्धि किसी दूसरे शहर में नहीं है जो हमने अपने 25 साल के कार्यकाल में की। दूसरी बात यह है कि महापालिका कोई भी नगर निगम हो, उसका प्राथमिक जो कर्तव्य होता है वो यही है कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र। हमारे मुंबई में सिर्फ प्राथमिक आरोग्य केंद्र नहीं, बल्कि आगे जाके हॉस्पिटल है, ट्रॉमा केयर सेंटर है, 4 मेडिकल कॉलेजेस खुद के बीएमसी के। दुनिया में कोई भी महानगर पालिका नहीं होगी जो इसकी खुद की ऐसी मेडिकल कॉलेजेस है, और आगे जाके हम 5 और करने वाले। बीएसटी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे कार्यकाल में जो बीएसटी थी, लगभग 4000 बसेस थे, इलेक्ट्रिक बसेस थे। देश में पहली इलेक्ट्रिक बसेस यहीं पे शुरू हुई। सबसे अफोर्डेबल और फ्लैट फेयर्स 5, 10, 15 और 20 ये हमारे कार्यकाल में हुए, जो अब इन्होंने बढ़ाए हुए और बसेस कम किए। तो बहुत सारी चीजें, जैसे बीएसटी की इलेक्ट्रिसिटी सबसे अफोर्डेबल है। पानी, मुझे याद है जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पानी के दर कम किए थे और कहा था हमने सब्सिडी दी है, तो बहुत जश्न मनाया गया था दिल्ली में। लेकिन मुंबई में हम 25 सालों में पानी 3.5 रुपए पर पर्सन पर 1000 लीटर्स देते आए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हमारे डैम्स जो है, 4 डैम्स बीएमसी के, लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति में मुंबई कोई एक अफोर्डेबल सिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सबसे महंगी सिटी आज की स्थिति में भी मुंबई, और जो मुंबई आपको मिली थी वो एक बसी बसाई, और जिसमें सिस्टम ठीक से मौजूद है, उस तरीके की मुंबई आपको मिली थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके इसमें प्रॉब्लम। साहिल जी, एक नहीं, मुझे इंटरप्ट करने दीजिए। बसी बसाई मुंबई हमने इनके हाथों में 2022 में प्रशासक के माध्यम से दी,
और बसी बसाई को कैसे बिगाड़ा ये भी आपने देखा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि ये सारी चीजें जो है हमने हमारे कार्यकाल में की है, ये पहले नहीं थी, ये पहले नहीं थी। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि आपके आर्ग्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम समस्या हो सकती है। मुझे पॉलिटिकल मुद्दों पर आना है, लेकिन सर एक बार पहले इस मुद्दे को खत्म कर लेते हैं। आप जब कह रहे हैं कि आपने मुंबई को प्रॉफिट में लाकर दिखाया, तब मुंबई के लिए ऑक्ट्राई नाम का एक टैक्स हुआ करता था, यानी मुंबई में जो माल आएगा उसके ऊपर मुंबई महानगर पालिका एक टैक्स लगा सकती है और उसके आधार पर आप उस पर बीएमसी की पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। जीएसटी लागू होने के बाद वो ऑक्ट्राई खत्म हो चुका है। अब आप महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार जो आपको जीएसटी का हिस्सा देगा उसके आधार पर आप निर्भर है। आपको नहीं लगता कि उसके लिए आपको दिक्कत? जीएसटी खत्म हुआ 2017 में, 2022 तक हमारी सरकार थी, ठीक, तब 92,000 करोड़ की सरप्लस थी। और ये सरप्लस, हर एक सरप्लस हमारे अर्थसंकल्प में, हमारे बजट में रिफ्लेक्ट होती थी कि ये पैसा कहां जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पे देता हूं, जब प्रधानमंत्री महोदय यहां मुंबई में आए हमारी सरकार गिराने के बाद, और एसटीपी का उन्होंने भूमि पूजन किया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का, उन्होंने कहा कि उन्होंने तोहफा दिया मुंबई को 18,000 करोड़ का। उनका तोहफा नहीं था, ये हमने बचाया हुआ पैसा था, हमारी स्कीम थी जो 10 साल सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ते रहे। इनका सिर्फ गुडलक यही था कि कोर्ट का निकाल जब आया तो हमारी सरकार गिर गई और इन्होंने वो पैसा इस्तेमाल किया। ये हमने नियोजन किया था इसका। और यही बात है कोस्टल रोड, सेम है ना, इन्होंने रिबन काटी, काम हमारा था। नहीं, लेकिन अभी आज मुख्यमंत्री यहां पर थे, अंजना उनसे बात कर रही थी, उन्होंने तो कहा कि भाई कोस्टल रोड का ये बेवजह क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोस्टल रोड के सारे परमिशंस तो हमने ला कर दिए और यहां पर उन्होंने घोषणा की और उसके बाद जाकर वो अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सारे परमिशन से लेकर एनवायरमेंट परमिशन से लेकर सारी चीजें उन्होंने करके दी है। कोस्टल रोड हो, ईस्ट कोस्ट हो, या फिर रेस कोर्स में रेसिंग के साथ गार्डन हो, इसकी घोषणा हमने 2013 जुलाई में की। 2014 में जब से हमारी सरकार बनी भाजपा के साथ, तब भाजपा भी हमारे साथ थी, हम भाजपा के साथ थे, तब से हम परमिशंस ले रहे हैं। 2017 में एंड में 2018 में परमिशंस आई। ये है भूमि पूजन का फोटो। वही तो वो कह रहे हैं कि आपने उद्घाटन किया और भूमि पूजन किया। इस पे बहिष्कार भाजपा का था, वो न्यूज भी थी। और ये इस फोटो में फडणवीस साहब कहीं छुपे हुए दिख रहे हैं क्या आपको? ये है सारे फोटोज जब काम शुरू हुआ। ये जो टनल बोरिंग मशीन है, इसका नाम मैंने दिया था मावड़ा, छत्रपति शिवराय के मावड़ा, उससे मैंने टर्निंग बोरिंग मशीन का, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का सैनिक। ये है अश्विनी भिड़े जी, जो बहुत ही अच्छी अफसर है, उन्होंने, उनके हाथों से हमने टनल बोरिंग मशीन का काम शुरू किया। नॉर्मली सीएम करते हैं, हमने उनके हाथों से। कह रहे हैं ना कि उद्घाटन सिर्फ आपने किया। अभी और भी बताता हूं, इसलिए मैंने ये सब खोज के लाया है। अच्छा, तैयारी के साथ आया? तैयारी नहीं है, इंटरव्यू सुना है लगता है आपने फडणवीस? नहीं, मैंने कल का एक सुना था, उस पर भी मैं आऊंगा। अच्छा, ठीक। ये है सारे के सारे मेरे ट्वीट्स जो 2014 के 1 जून से है, जब सिर्फ एक ही काम भाजपा ने किया, 2 काम किए। पहला काम, जो परमिशन वो 2014 में दे सकते थे, मैंने जावड़ेकर जी से 2 या 3 बार मुलाकात की, तब 3 साल बाद उन्होंने परमिशंस दिए। दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने अड़ाए हुए परमिशंस थे। दूसरी बात उन्होंने की, जो 2015 में एक ही काम किया कोस्टल रोड को, वो यही था कि साउथ बाउंड कोस्टल रोड बीएमसी करेगी, नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड एमएसआरडीसी करेगी। एमएसआरडीसी यानी राज्य सरकार, एमएसआरडीसी यानी फेकनाथ मिंदे। एमएसआरडीसी का कोस्टल रोड का काम तब से शुरू हुआ है। नहीं, आपने क्या नाम लिया? मैंने सुना नहीं। क्या नाम लिया? मिंदे। क्योंकि अभी आज शिंदे जो थे वो तो आपका नाम लेने के लिए भी तैयार। अरे बुलाओ वापस उनको। नहीं, वो नाम लेने के लिए भी तैयार। बुलाओ। उन्होंने कहा हम किसका नाम क्यों लें? चलो यहाँ डिबेट कर देते हैं। वो तो कह रहे थे हम तो नाम ही नहीं लेंगे। बुलाओ। नाम लेकर किसी को। साहिल जी, आपके पास सभी के नंबर है, सीएम साहब भी अब भी निकले हैं, दूर नहीं गए, बुलाओ उनको प्लीज। मुझे बताइए, आपने ये 2 साल से मौका हम ढूंढ रहे हैं। आपने नाम क्यों लिया? मुझे बताइए क्या नाम लिया, वो मैंने सुना नहीं ठीक से, जरा आप नाम बता दीजिए। अभी छोड़ दीजिए, फेकनाथ मिंदे का नाम कितने बार लोगे, आज ही। लेकिन ये कोस्टल रोड और वो कोस्टल रोड में अंतर देखिए। ठीक। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने किए हुए जो काम है, भाजपा ने जो किए हुए काम है, डिमोनेटाइजेशन, हम क्रेडिट नहीं लेते। गिरता हुआ रुपए हम क्रेडिट नहीं लेते। फेलिंग पब्लिक, यानी सारी जो स्मार्ट इंडिया, हिट इंडिया, फिट इंडिया, स्मार्ट सिटी, क्रेडिट नहीं लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी जो अभी लड़खड़ा रही है, हम क्रेडिट नहीं लेते। आपके काम का हम क्रेडिट नहीं लेंगे, आप हमारे कामों का क्रेडिट मत लीजिए। तो आप मुझे इस बात, और जैसे मैंने प्रूफ लाए हैं, सीएम साहब एक प्रूफ दिखाए, मैं कुछ भी हारने को तैयार हूं। ठीक है। लेकिन एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए, अगर इतनी सारी चीजें थी तो 2017 में जब बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे से भिड़े मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में, तब तक आपके दया पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी, जो आप दावा करते हैं कि भाई हम सीट दे देते थे, वो लड़ लेते थे। ऐसे कभी नहीं, हम विनम्र रहे।
हम हमेशा विनम्र रहे। वो हमारे साथीदार थे। आर.के. लक्ष्मण, वो हमारे साथीदार थे। आर.के. लक्ष्मण बहुत बड़े कार्टूनिस्ट, आर.के. लक्ष्मण आपके दादा भी कार्टूनिस्ट थे, इसके लिए मैं आपको याद दिलाता हूं। उनका एक कार्टून मुझे याद आ रहा है कि बाला साहब ठाकरे इस तरीके से बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, और प्रमोद महाजन सामने से आते हैं और उनको एक स्टूल फेंक दिया जाता है और कहते हैं कि टेक अ सीट। इस तरीके से आप ट्रीट करते थे बीजेपी को। वही बीजेपी 2000, वो कैरिकेचर है। वही बीजेपी 2017 में जब आपके खिलाफ चुनाव लड़ती है अपने दम पर, तब तो आप दोनों के बीच में 2 सीटों का फासला रह जाता है। ठीक है ना, तो बढ़ क्या जंप बीजेपी का 50 सीटों का जंप लेके आता है? ये कैसे हो गया? कोई भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर बीजेपी के पास साहिल जी, अगर आप देखिए तो जो वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है, सीटें बीजेपी की बढ़ी, वो कांग्रेस की एनमास मूव हुई, वो बीजेपी को हुई। जो कांग्रेस जीतता था 2012 तक, वो 2017 को भाजपा के हाथों में गया। लेकिन दूसरी बात यही है कि चलो ना, कभी हम जीते कभी आप जीते, उसमें कोई दो राय नहीं है, जीत सकते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन ये जो क्रेडिट वॉर है ना, वो छोड़िए। और कल तो मैं हंसू या क्या करूं मुझे पता नहीं चला। कल सीएम साहब किसी मंच से कह रहे थे कि अभी चुनाव जीतने के बाद, नगर निगम के चुनाव जीतने के बाद बांग्लादेशियों को हम महाराष्ट्र से निकालेंगे। ये घोषणा आप भी देते थे। लेकिन ये नगर निगम की घोषणा नहीं है। नगर निगम ये गटर वाटर मीटर के चुनाव होते हैं। ये सीएम साहब को पता होना चाहिए। सीएम रहे हैं 7 साल इस राज्य में, गृह मंत्री रहे हैं 12 साल इस राज्य में। तो क्या आपका ये फेलियर है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को आपने घुसने दिया? केंद्र में 12 साल से किसकी सरकार है? प्रधानमंत्री किसके है? रक्षा मंत्री किसके है? गृह मंत्री किसके है? तो मुंबई तो क्या सीएम साहब फडणवीस साहब ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री फेलियर है? मुंबई में बांग्लादेशी है कि नहीं है? फिर ये सीएम बताए। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं। गृह मंत्री मैं हूं कि वो है? नहीं, आंकड़े उनके पास है कि मेरे पास है? एक जमाने में आप भी कहते थे ना। और अगर है तो वो अभी तक क्यों नहीं निकाल रहे थे? तो एक जमाने में तो अगर है तो क्यों नहीं निकाला? शिवसेना भी एक जमाने में कहती है तो क्यों नहीं निकाला? क्यों हम बांग्लादेशियों को निकाल देंगे? आज आप जिनके साथ में अलायंस में है, चलो मुझे दिखाइए बांग्लादेश। साहिल जी मुझे आज आप जिनके साथ में अलायंस में है, वो राज ठाकरे ने एक मोर्चा निकाला था मुंबई के आजाद मैदान पर, और वहां पर उन्होंने राशन कार्ड दिखाया था कि देखिए मुंबई में बांग्लादेशियों के राशन कार्ड कैसे मिलते हैं। आपको याद होगा वो मोर्चा कब था पता है? और आपने वो मोर्चा कब था पता है आपके मुखपत्र सामना में उसको लेकर लिखा गया था कि देखिए मुंबई में बांग्लादेशियों का नंबर बढ़ रहा है और उसको लेकर हमें भी कुछ। करेक्ट, ये हुआ था। तो है कि नहीं है? वो मोर्चा कब था पता है आपको? 2012 में। उसके बाद 2014 में मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, बहुत बड़े विश्वास से कि पीओके हम वापस लेंगे 6 महीने में और बांग्लादेशियों को घुसपैठी ना करने देंगे। अभी 12 साल बाद भी हिंदू खतरे में होगा और बांग्लादेशी घुस रहा होगा, तो फिर भाजपा क्या काम किया केंद्र सरकार में? दूसरे तरीके से ये हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात साहिल जी, मैं और एक आपको बात पे छेड़ूंगा, क्योंकि जो मैं धारावी बचाने की कोशिश कर रहा हूं और बात कर रहा हूं, धारावी के विकास की बात कर रहा हूं, लेकिन धारावी में न्याय भी हो ये भी बात कर रहा हूं। तब मैं जब कुंभारवाड़ा गया था, तब भाजपा ने बयान दिया था कि आज आदित्य जा रहे हैं, वो बांग्लादेशियों को बचाने जा रहे हैं। सारे के सारे लोग जो वहां हैं कुंभार है, सारे के सारे लोग गुजराती में बोलते हैं, और सारे के सारे लोग, वहां शिव मंदिर भी है, सोमनाथ जिले से आए। क्या सोमनाथ जिले से बांग्लादेशी आते हैं? ये बात जो है ना, जब मैं कहता हूं कि मुद्दे से बोला, मुद्दे की बात करो। आपने मेरी बस सिस्टम बीएसटी बस को क्यों खत्म किया? आपने बस का भाड़ा क्यों बढ़ा है? रोड स्कैम 2023 का है, 2024 का क्यों किया है? तब भाजपा कहते नहीं हिंदू खतरे में। अरे पर हिंदू खतरे में है आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री है। अभी आपने इसका जवाब देने के वक्त आपने एक लाइन का इस्तेमाल किया कि इतने साल से तो आप सत्ता में, तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? आपने इस बात को कहा, ठीक है, चलिए मैं इस बात को मानता हूं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ फिर यही आरोप आप पर भी लग सकता है कि आप इतने साल से सत्ता में, फिर मराठी आदमी खतरे में क्यों है? मैं बताता हूं क्यों है। क्योंकि 12 साल से अभी और आप सत्ता में इतने साल से 1966 से शिवसेना यहां पर मराठी के मुद्दे पर राजनीति करिए, फिर भी मराठी खतरे में। साहिल जी 2 हिस्सों में मैं उत्तर देता हूं। पहला हिस्सा होगा हिंदू खतरे में है, और वो 1 मिनट के अंदर ही मैं उत्तर दे दूंगा। अगर 12 साल से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, केंद्र में बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्री और बहुत सारे राज्यों में नगर निगम भी अगर उनको चाहे तो वो भी उनके हाथों में है, तो भी आज हिंदू खतरे में का नारा जब लगता है, तब कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि अरे 12 साल से अगर आपके हाथ में मजबूत सरकार है, फुल मेजोरिटी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो हिंदू खतरे में कैसा है? चलो ये बात हुई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 25 साल हम बीएमसी में है, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि आज मराठी मानुष पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो पिछले 3 साल में अगर आप देखें, मैं पहले का भी जवाब दूंगा और आज का भी जवाब दूंगा। पहले 1966 से अभी तक अगर आप देखें तो इस होटल में हो या कोई भी 5 स्टार होटल में अगर आप जाए, तो वहां जिस आदमी को नौकरी मिली है वो भूमिपुत्र है।
90% ये मराठी है। कई सारे लोग अमराठी भी होंगे लेकिन मुंबई प्रेमी है, उनको न्याय मिला है। वो एक ही कारण है, क्योंकि उसका कारण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी है। हमने बैंक्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, रेलवे हो, इंटरव्यू इंग्लिश में कैसे देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कैसे इंटरव्यू और जॉब्स मिलते हैं, होटल्स में कैसे आपको नौकरी लग सकती है, ये इस पे हमने काम किया और न्याय दिया। लेकिन पिछले 3 सालों में जब भाजपा की सरकार हमारे सर पे बिठाई गई, तब मैं जो बोल रहा हूं कि मराठी लोगों पे अन्याय हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है। आप मुंबई तक का चैनल देखिए जरा, उसमें बहुत सारे, आज तक भी देखिए, उसपे भी बहुत सारी न्यूज ऐसे आती है कि आप मराठी हो इसलिए आपको घर हमारे हाउसिंग सोसाइटी में नहीं मिलेगा, आप नॉनवेज खाते हो, आप गंदे लोग हो, आप मराठी हो इसलिए आपको हाउसिंग सोसाइटी में खाना नहीं मिलेगा, आप कोलीवाड़ा से आते हो, आप यहां मच्छी मार्केट बसाए हो, ये मच्छी के स्मेल को हम नहीं सहन सकते इसलिए आपको यहां से निकलना पड़ेगा। क्यों नहीं भाजपा उनके लिए लड़ती है? यही हमारा मुद्दा है। ठीक है, तो यही बात मेरी आपसे, और हम सिर्फ इसी मुद्दे पे नहीं लड़ रहे, यही हमारा 15 पॉइंट एजेंडा है, वो सारे लोगों के बारे में बात करता है। यही बात मुझे आपसे पूछनी है इसी तरीके से कि ऐसी, यही तो मेरा सवाल था ना कि इतने साल से शिवसेना यहां पर मराठी के नाम पर अगर राजनीति कर रही है, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो क्यों आज भाजपा की सरकार जब सर पे बिठाई हुई है, प्रशासक भाजपा के है, प्रधानमंत्री भाजपा के, तब हिम्मत हो रही है। लेकिन अगर आप देखें तो 16 जनवरी के बाद ये जो विभाजन है, ये जो भाजपा जहर फैलाने की बात करता है, ये सामाजिक जो तेड़ निर्माण करने की कोशिश करता है, वो यहां से दूर हो जाएगा। ठीक है, आपने इस होटल का जिक्र किया, इसके लिए मैं आपको उसी पर सवाल पूछ लेता हूं। यह होटल आज जहां पर खड़ा है, यहां पर एक जमाने में मिल हुआ करती थी और यहां पर मराठी भाषी लोगों का जिसे हिंदी में चाल समझ में आएगी कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन उनकी बस्ती हुआ करती थी वहां पर। आज एक 5 स्टार होटल यहां पर खड़ा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहां पर नौकरियां तो उनको मिल गई, लेकिन जो यहां रहने वाले लोग हैं उनको आज यहां पर वो अपना घर नहीं खरीद सकते। यहां का जो प्रॉपर्टी रेट है उसको लेकर वो बाहर चले गए, तो उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं यहाँ के राज करने वाले लोग रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल है। हमारे अगर आप क्यों अफोर्डेबल हाउसिंग मराठी लोगों के लिए आपने, पहली बात तो यह है कि विकास तो होता है, चेंज होता है, बदलाव होता है, डिस्प्लेसमेंट का समय के साथ आपको आगे जाना पड़ता है। इसी होटल में लगभग 99% लोगों को आज भूमिपुत्रों को ही नौकरी मिली है, उनके परिवार यहीं आसपास बसे हुए हैं और उनको अच्छी नौकरी मिली है, खुश है। 20-25 सालों से अभी उनके आगे की पीढ़ी हो या ये लोग जो है यहाँ के, वो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि चलो कैसे होटल्स में आप आ सकते हो। ये एक बात हुई। दूसरी बात, जब हम भूमिपुत्रों की बात करते हैं, कहीं पे भी क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। मुंबई का हर एक 5 स्टार अपने क्वालिटी के लिए जाना माना है और वही क्वालिटी हमारे यहाँ के भूमिपुत्र देते हैं। तीसरी बात, जो घरों की आप बात कर रहे हो, बीडीडी चाल का विकास, अभी वहां भी सीएम ने कुछ बातें कही होगी। एक बात सत्य है, उन्होंने 2016 में नारियल फोड़ के वो निकल गए थे। 2016 से लेकर 2021 तक कुछ हुआ नहीं। 20 में कोविड था, तब हमने थोड़ी प्लानिंग बदली। 2021 के 1 अगस्त को हमने वापस भूमि पूजन किया। 4 साल में घर बने। वापस चाबी देने के लिए और चाबी मारने के लिए सीएम 2 डीसीएम गए थे, लेकिन हर व्यक्ति को जिसको चाबी मिली है उसने बाद में कैमरा पे थैंक यू कहा है। वो एक ही व्यक्ति को कहा है, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को कहा है, घर देने के लिए। दूसरी बात, अभी अगर आप देखें मुंबई की स्थिति, हाँ मुंबई की स्थिति, मार्केट इंटरवेंशन करनी जरूरी है क्या? तो शायद नहीं, क्योंकि मार्केट फेलियर हुआ नहीं है। आप डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स अगर देखें तो मार्केट इंटरवेंशन कब होता है? तब मार्केट फेलियर होता है। मार्केट के प्राइसेस जो है, रेडी रेकनर जो प्राइसेस है, जैसे वर्ल्डली सीफेस को बिलियनर्स रो कहा गया है, इंटरनेशनली कहा गया है, लेकिन उसी के पीछे हमारी बीडीडी चाल है। उसी के पीछे जो गणपतराव कदम मार्ग है, वहां पे भी चॉल्स है, उसे भी हम अभी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी रीडेवलपमेंट हो रहा है। 2 बातें मैं कहना चाहता हूं जो हमने लाई। पहली बात तो बहुत सारे लाखों मुंबईकर पगड़ी के घरों में रहते हैं, चार्ल्स में रहते हैं, सेस प्रॉपर्टीज में रहते हैं, रेंट के घर पे रहते हैं। जो हमने कानून में थोड़े बदलाव लाए, सुधार लाए थे 79A और B कि 6 महीने पहले जो लैंडलॉर्ड है उसको मिले जाए, अवसर मिले विकास करने का। अगर वो नहीं कर पाए तो जो टेनेंट्स हैं उनको आगे के 6 महीने मिले। कोई लॉबी जाके अभी आज कोर्ट में उन्होंने लिटिगेशन पैदा किया है। मैंने साफ एक सुझाव दिया है सीएम साहब को कि आप क्रेडिट ले लो, लेकिन ट्रिगर मत रखो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स का। जो भी बिल्डिंग 60 साल से पुरानी है उन्हें आप कह दो कि आप रीडेवलपमेंट के लिए जा सकते हो। सॉरी, दूसरी बात, जो बीएमसी के एस्टेट प्रॉपर्टीज मुंबई में है, जिसपे आज की तारीख में सीएम के एक बिल्डर दोस्त कब्जा करना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, वो हम रोक के वहां पे बीएमसी के जो कर्मचारी है, जो पुलिस कर्मचारी है, बीएसटी के कर्मचारी है, शासन के कर्मचारी है, गिरणी कामगार को भी, और जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, उनको लाखों अफोर्डेबल होम्स अगले 5 साल में हम बना के देंगे। ये हमारा वचन है, ये हमारा शब्द है। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि सत्ता बदलती है तो बिल्डर बदल जाता है। बिल्कुल नहीं, लेकिन चीजें नहीं बदलती। चलो आप दिखाइए मुझे एक बिल्डर जिसका नाम हमसे जुड़ा हुआ है।
आपसे कोई भी बिल्डर का नाम नहीं जुड़ा है? बिल्कुल नहीं। जो थे आपको जो थे सब के सब लोगों के सामने थे, जो लोग काम कर रहे थे, और सभी के सब लोगों के लिए काम कर रहे थे। चलिए, आपने भूमिपुत्र का मुद्दा उठाया हुआ है। हमारे साथ में यहां पर केसी और रुइया कॉलेज के छात्र यहां पर आए हुए हैं आपको सुनने के लिए। आप युवा नेता माने जाते हैं, जरा उनको बताइए कि भूमिपुत्र की आपकी व्याख्या क्या है? मैं भी केसी लॉ का अलमनस हूं। अच्छा, आप भी केसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो जरा तालियां बजा दीजिए कि आपके एलुमनाई यहां पर बैठे हुए हैं। हाँ, पूरी अंडरग्रेड नहीं, अंडरग्रेड के लिए। चलिए, आप जरा इनको बता दीजिएगा कि आपकी भूमिपुत्र की व्याख्या क्या है, क्या डेफिनेशन आपकी भूमिपुत्र? साहिल जी, दो है, क्योंकि वो भी व्याख्या 5-5 साल में बदलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम स्थिर रहे उस पर। शायद हम ही एक है जो स्थिर रहे। भूमिपुत्र अर्थात जो इस भूमि में जन्मे हुए वो है। मराठी तो है ही, लेकिन साहिल जी, अभी मैं आ रहा था तो मेरे साथ कोई इंटरव्यू कर रहा था, वो ऐसे कहा जाए तो उत्तर भारतीय, लेकिन उनका परिवार 2-3 पीढ़ी पहले यहीं पे पला बसा है, उनका जन्म यही हुआ, उनकी जन्मभूमि है, तो वो भी तो भूमिपुत्र हुए। उनका भी मुंबई से प्यार है, मराठी से प्यार है, यानी डोमिसाइल। आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। 15 साल अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको यहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है। और देखिए, दूसरी बात यह है, जो हम कहते हैं भूमिपुत्र, ऐसे नहीं कि कोई दूसरा आके काम नहीं कर सकता। आज पिछले 50 साल से हम भूमिपुत्र का विषय उठाते रहे, मराठी का विषय उठाते रहे, हमारा हिंदुत्व जो भाजपा के हिंदुत्व से अलग है उसका विषय उठाते रहे, और उसी के साथ साथ इस मुंबई को कॉस्मोपॉलिटन और इंटरनेशनल करने का और रखने का काम भी हमने ही किया है। अगर आज बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां विकास जिस जिस शहर में या जिस जिस जिले में जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया है, लेकिन वो विकास हो नहीं पाया, इसलिए वो कोई खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता है, लेकिन एक आशा लेके घर छोड़ता है कि मेरा सपना मुंबई में पूरा होगा। वो भी लोग यहीं पे आते और बसते हैं। अगर आपको याद होगा तो कोविड के समय पे, पीक समय पे, हम पीयूष गोयल जी के पीछे लगे थे कि यहां बहुत ऐसा माइग्रेंट लेबर है जिसको अपने घर जाना है, अपने परिवार से मिलना, अपने माता पिता से मिलना, अपने बच्चों से मिलना है, उनके लिए ट्रेन छोड़िए। उन्हें साफ मना किया था उन्होंने कहा था नहीं, प्रधानमंत्री का आदेश है कि कोई ट्रेन छूटेगी नहीं। तब उद्धव जी टीवी चैनल्स पे, फेसबुक लाइव के माध्यम से आए थे और हिंदी में कहा था कि आप भी हमारे ही हो, ऐसे नहीं कि आप किसी और राज्य के हो, आप भी यहीं पे काम करते हो, यहीं पे मेहनत करते हो, आपकी भी देखभाल हम करेंगे। और जब यही माइग्रेंट लेबर उत्तर भारत के, फिर बिहार के हो, झारखंड के हो, यूपी के हो, कहीं पे भी हो, वो अपने अपने राज्य में गए, तब उनपे जैसे सैनिटाइजर छिड़काया गया था, इनह्यूमन ट्रीटमेंट दी गई थी, वैसे हमने नहीं, वो हमारे ही है और हमने उनकी देखभाल हमारे करके, हमारा परिवार करके किया था। मैं चैलेंज करता हूं कि आज जो भी यहां मराठी अमराठी करने के लिए बीजेपी वाला आएगा, उनसे पूछे आपने, आपके राज्य ने क्या किया था। नहीं, मराठी अमराठी तो आप करते हैं यार। बिल्कुल नहीं, हमने सिर्फ कहा है कि मराठी पे अन्याय ना हो। और हम जो हमारा वचननामा देखिए, हमारा जो 15 पॉइंट एजेंडा जो मैंने और अमित ने रखा था, पेट केयर क्लिनिक, क्या मराठी है उसमें? कैंसर हॉस्पिटल, क्या मराठी है उसमें? जो हम कहने जा रहे हैं कि 700 रुपए तक, 700 स्क्वायर फीट तक जो प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाए, क्या मराठी है उसमें? जो हम कहते हैं कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो, क्या मराठी है उसमें? ये विभाजन का जो काम है, ये जहर फैलाने का जो काम है, वो भाजपा करती है, हम नहीं करते। तो फिर ये इतने साल हम मराठी का मुद्दा उठाते हुए और हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हुए भी कभी यहां जहर नहीं फैला था। ठीक है, तो फिर ये घोषणा क्यों कि अगर हम सत्ता में नहीं आएंगे तो मुंबई पर से मराठी लोगों का जो राज है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मराठी आदमी यहां से खत्म हो आज भी साहिल जी, जो मैं कहना चाहता हूं वो यही बात है कि जो अदानीकरण हो रहा है इस मुंबई का, बुलेट ट्रेन, क्यों नहीं बुलेट ट्रेन मुंबई टू दिल्ली हुई? अदानी से आपको क्या शिकायत है? मैं समझना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी बात आपने की है, उसमें भी मुझे आना है, लेकिन बुलेट ट्रेन का अगर उदाहरण दे तो क्यों नहीं मुंबई टू नागपुर हुई? क्यों नहीं मुंबई टू दिल्ली हुई? क्यों नहीं मुंबई टू बेंगलुरु हुई? क्यों नहीं मुंबई टू कोलकाता हुई? अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यहां से हिलाना था, गुजरात ही लेके जाना था। परसों तो मैंने न्यूज पढ़ी कि वहां भी जो अल्कोहल पे बंदी है वो भी हटाई है, लेकिन कोई जा रहा नहीं है। गुजरात को दीजिए, बिल्कुल दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्यों नहीं मुंबई में, क्यों नहीं चेन्नई में, क्यों नहीं झारखंड में, क्यों नहीं कोलकाता में देते हो, क्यों नहीं दिल्ली को देते हो? दीजिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। जो प्रगति होगी उससे वो देश की होगी, विकास होगा वो देश का होगा। ये इसमें दो राय करने की क्यों जरूरत है? और जो अदानी की बात है, देखिए अदानी से कोई वैयक्तिक झगड़ा नहीं है, कोई आपसी झगड़ा नहीं है, आज भी वो हमारे भी पहचान के। हम जहां रहते हैं उसी के पीछे उनकी बिल्डिंग की स्कीम आ रही है, कोई झगड़ा नहीं है। एयरपोर्ट, कोई झगड़ा नहीं है, बहुत सारी चीजें वो विकास करे, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन धारावी अगर किसी को मुफ्त में मिल रही है, 1600 एकड़ मुंबई का, आज यहां कितने आप लोगों, हाउ मेनी ऑफ यू आर बोर्न इन मुंबई? एवरीवन? कैन यू गो एंड आस्क द गवर्नमेंट फॉर 1 square foot of land free of cost? Will the government give it to you? Can you say that, okay, I am buying a house here
you don't, I don't want to pay the premiums. Will the government allow you that? Can you say, I don't want to pay the taxes? Can the government allow you that? You will say that, okay, you are the mayor, you are the UD minister, you are the chief minister, but I will follow my own rules in my own land. Can the government allow that? So why separate rules for them and why separate rules for Adani? अगर किसी को मेरे शहर में, हमारे शहर में काम करना है, तो हमारे शहर के टैक्सेस दे, हमारे शहर के प्रीमियम्स दे. जो आज टीडीआर का जो बात है, साहिल जी, टीडीआर ट्रांसफरेबल जो डेवलपमेंट राइट होता है, वो मुंबई में एक अलग मार्केट है. क्यों ऐसे मोनोपोलाइज किया गया है कि अगर आपको घर बनाना है एफएसआई के आगे जाके और टीडीआर खरीदना है, 40% टीडीआर ये अदानी से ही पहले क्यों ले? क्यों ना मैं आपसे ले सकता हूं, क्यों ना मैं इनसे ले सकता हूं, क्यों ना मैं उनसे ले सकता हूं, क्यों ना यहां आनंद दुबे जी बैठे हैं उनसे ले सकता हूं? आनंद जी, है आपके पास टीडीआर? टीडीआर का मतलब होता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. सबको पता है, मुंबई में हर एक को टीडीआर एफएसआई तो पता होता आपको है. लगता है कि धारावी की झोपड़पट्टी वैसे ही रहे? नहीं, मैं यही कहना ये सब चाहता हूं, डेवलपमेंट साहिल करने जी, के बजाय जैसा है वैसा रहे. साहिल जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे समय जो हम टेंडर बना रहे थे, हाँ. हमारे समय का जो टेंडर था, वो शायद अदानी जी जीत जाते या आप जीत जाते, कोई भी जीत आप ही जाता. के समय तो अडानी जी जीते नहीं हैं. नहीं नहीं, यही बात है. ये टेंडर आप ही ने तो वो टेंडर पे साइन किया था. आप नहीं, मतलब आपकी पार्टी सत्ता में नहीं, थी. चलो ये भी प्रूफ लाए. हाँ. ये टेंडर जब साइन हुआ है तब अक्टूबर 2022 में साइन हुआ है, तब फेकनाथ मिंदे मुख्यमंत्री बने थे. उनकी साइन है उस पे. और मैं यही बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारे समय में होता तो फ्री एंड फेयर होता, न्यूट्रली होता, अदानी जी जीतते या दुनिया में कोई भी जीतता. लेकिन 2-3 चीजें हैं. धारावी आपको अडानी को टेंडर मिला, उससे दिक्कत कोई नहीं. आपत्ति नहीं, लेकिन धारावी में जो रहता है उसे वहीं पे घर मिले, 500 स्क्वायर फुट मिले. अगर आज आप देखें तो क्या हो रहा है, धारावी में जो रहते हैं आज, उनको कहा है, जैसे एसआर की बात है, उनको कहा है कि आप दाखले दे, आप धारावी में रहते हो, 2000 के पहले से आप रहते हो तो आपको धारावी में घर मिलेगा, नहीं तो आपको डेवना डंपिंग ग्राउंड में जाना वो तो चाहिए. सरकार का रूल है. नहीं, आपके एसआरए के प्रोजेक्ट में भी आप कहते हैं कि भाई 2005 तक अगर आपने झोपड़पट्टी बनाई है तभी आप यहां पर मकान बनवा सकते हो, वरना आपको जाना एसआर का रूल क्या है? 2011 है. वो किसने बढ़ाया? 2011. विरोध किसने किया था उसका? नहीं नहीं, 1 सेकेंड. हाँ. 2011 है, अभी लागू है ना? आपको अभी लागू है ना? मैं आप साहिल जी, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए. मेरी बात पूरी. मैं आज तक की बात कर रहा हूं, आप कल तक की बात कर रहे हो. चलिए, ओके. अगर आज के दिन में, हाँ. अगर एसआरए का रूल 2011 है, तो धारावी को 2000 क्यों लागू होता है? धारावी को 2000 क्यों लागू होता है? अच्छा, वो भी आप कहां भेज रहे हो? तो मुलुंड में भेज रहे हो, जहां बस्ती इतनी गहरी है कि वहां कहां आप घर बनाओगे? कैसे ट्रैफिक डेंसिटी को संभालोगे? दूसरी बात, आप भेजो डंपिंग ग्राउंड पे, देवनार के डंपिंग ग्राउंड पे. क्या ह्यूमन राइट्स कोई बात नहीं है? तीसरी बात है, वहां कोळीवाड़ा है. कोળી लोग कहां जाएंगे? कुंभारवाड़ा है, वो लोग कहां जाएंगे? चर्मोद्योग है, वो लोग कहां जाएंगे? माइक्रो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वो लोग कहां जाएंगे? और हर एक समाज के, हर एक भाषा के, हर एक जाति के लोग वहां रहते हैं. तमिल लोग हैं, तेलुगु लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, मराठी लोग हैं, कोળી लोग हैं, वो कहां जाएंगे? उत्तर भारत के लोग हैं, लेकिन धारावी वो कहां जाएंगे? धारावी के मुद्दे को धारावी के अंदर रहने वाले लोग और धारावी से बाहर रहने वाले लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं. आज मेरी धारावी में सभा है, साथ में चलिए, कोई एक इंसान वहां से हिला नहीं है. पैसों के आमिष दिखाए, दादागिरी हुई, गुंडे भेजे गए, कोई हिला नहीं वहां से. वो सिर्फ यही कह रहे कि भाई अगर हमारा विकास हो रहा है तो हमारा विकास कीजिए, आप दुनिया में सबसे अमीर बनिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा विकास कीजिए, शहर के टैक्स बनिए और फिर दुनिया के सबसे अमीर बनिए. शहर को लूट के कोई अमीर नहीं बन सकता. कहीं आपका भी तो नैरेटिव कांग्रेस के जैसा तो नहीं हो गया है कि अडानी अंबानी की सरकार टाइप? ऐसा तो नहीं है आपका? आप किसी उद्योगपति के खिलाफ? आप अगर मैं, आपके और उनके तो अच्छे संबंध है ना, संबंध दोनों से अच्छे हैं, लेकिन मेरे शहर को कंट्रीब्यूट करे, हमारा जो शहर है वहां टैक्सेस भरे और हमारे शहर पे अन्याय मत कीजिए. साफ बात है. आपको बाकी किसी चीज से दिक्कत नहीं है? नहीं है. चलिए, मैं अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आना चाहता हूं, क्योंकि कई बार आपने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाए, लेकिन आज की तारीख में आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी और शिवसेना की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो एकनाथ शिंदे चलाते हैं. एकनाथ शिंदे जो शिवसेना चलाते हैं. शाह सेना चले, अमित शाह की सेना चले. क्यों अमित शाह की शिवसेना? क्यों? वो तो पार्टी के अध्यक्ष है. आज वो आए थे, वो अपनी तरीके से फैसला ले रहे. चोर ने आपका सूट पहन लिया तो वो साहिल जोशी नहीं बनता है. लेकिन फिर भी सवाल तो ये बनता ही है ना कि आज की स्थिति में आरोप तो आप पर लगाया जा रहा है कि बीएमसी के भीतर जितने भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए, उसके लिए जिम्मेदार आप हैं. साहब से कॉल आता था और कहा जाता था कि ये टेंडर ले लीजिएगा. देश में कहते हैं नेहरू है, यहां कहते हैं ठाकरे है. नहीं, मैं बताता हूं ना क्या उन्होंने अभी इसी मंच से उन्होंने कहा कि साहब का फोन आता था मातोश्री से और कहा जाता था इस टेंडर को पिकअप करिए, और वो टेंडर दे दिया जाता था.
बाकी किसी की कोई भूमिका ही नहीं थी, हमने तो विरोध करने की कोशिश की। चलो उनके मुंह में घी शक्कर ऐसे अगर होता होगा तो। ऐसा नहीं है। देखिए साहिल जी, दो तीन बातें हैं। भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार जहां आप सरकार की तिजोरी खाली करते हो, खत्म करते हो, वो भ्रष्टाचार होता है। हमारे 25 साल में हम तिजोरी बढ़ाते गए सरकार की, हर पैसा पारदर्शक पारदर्शक दिखाया हमने, हर पैसे की अकाउंटेबिलिटी थी, कॉन्ट्रैक्ट के बदले में पैसे मिलते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार होता है। अभी पूरा करने दीजिए। ठीक। तो हर पैसा बजट में रिफ्लेक्ट होता था कि कौन सा पैसा किस स्कीम के अगेंस्ट हमने बचाया है। दूसरी बात, जो ये कहते हैं ना बीएमसी में या किसी भी स्थानिक स्वराज्य संस्था में भ्रष्टाचार हो सकता है, बीएमसी की कोई भी कमेटी लीजिए या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमेटी लीजिए, हर कमेटी में कमेटी के चेयरमैन रहते हैं, अफसर रहते हैं, सत्ताधारी पक्ष रहता है और विपक्ष भी रहता है वहीं पे, और मीडिया भी रहता है। स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं। स्टैंडिंग हो, इंप्रूवमेंट हो, बीएसटी हो, एजुकेशन हो, ट्री कमेटी हो, हर एक कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी को अंडरस्टैंडिंग कमेटी कहा ये जाता बातें है तो कोई भी कि कह सकता मतलब है। सारे लोगों का अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं, होता है। ऐसे ऐसे एक प्राइवेट फंड को पीएम केयर फंड भी कहा गया है, लेकिन पीएम केयर फंड प्राइम मिनिस्टर का तो है नहीं। लेकिन अगर ये बात है तो पहले तो तिजोरी खाली होती, जो पिछले 2.5 साल में हमने जो 92,000 करोड़ सरप्लस पे लिए गए, आज पता है आपको बीएमसी का इन्होंने कमिटेड लाइबिलिटी क्या करके रखी है? 2.5 लाख करोड़। वो कर्जा हम सब पे है, मुंबई कर करके। टैक्सेस ये बढ़ाने वाले हैं, अदानी का जो वेस्ट यूजर मैनेजमेंट फी है वो लगाने वाले हैं। लेकिन दूसरी बात ये है भ्रष्टाचार की, ये सरकार एक ऐसी है और भाजपा इतनी विंडिक्टिव है कि अगर कुछ होता तो आपको लगता है 5 साल में हमारे पीछे नहीं आते? और अगर हम भ्रष्टाचारी होते तो हम पहले ही कूद जाते थे बीजेपी के वॉशिंग मशीन में, और उप मुख्यमंत्री क्या, इतना अभी आरोप लगा तो हम तो प्रधानमंत्री बन जाते थे। क्योंकि बीजेपी की नियत है कि आप पे आरोप कीजिए, एक टेस्ट कीजिए कि आप भ्रष्टाचारी हो कि नहीं। अगर आप भ्रष्टाचार में नहीं हो तो आप लड़ते रहते हो, क्योंकि आपको डर नहीं है, आवाज आपकी कोई दबा नहीं सकता। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचारी हो, जैसे मिंदे भाग के गए, उनका गोडाउन 1200 करोड़ का मिला, इसलिए वो आके रोए हमारे पास कि साहब मुझे जेल में डालेंगे, मुझे बचाओ, इसलिए वो सूरत, गुवाहाटी, गोवा भाग के गए थे। दादा पे इन्होंने भ्रष्टाचार के अजीत दादा ने परसों खुद कहा है कि उनपे 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप करके आज उनके साथ सत्ता में बैठे हैं। मुझे अफसोस इसी बात का, मुझे जो दुख होता है, दिल मेरा टूटता है, वो इसी वजह से टूटता है कि जो संघ के कार्यकर्ता है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, देखिए एक भाजपा ऐसी भी थी, सुषमा स्वराज जी की, राजनाथ सिंह जी की, जो आज भी हमारे साथ अच्छे संबंध रखते हैं। यहां अगर आप देखें तो प्रकाश मेहता जी है, विनोद तावड़े जी है, राज पुरोहित जी है, जो पहले से भाजपा चलाते आए हैं, भाजपा को बढ़ाते आए हैं, हमारे साथ उन्होंने काम किया है। हम सब लोग इन्हीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन करते थे जो आज इनके सर पे बिठाए गए हैं। बहुत सारे संघ के ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भाजपा के लोग हैं, आपने देखा होगा किसी लोगों ने शादी नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे संघ का काम करना है। बहुत सारे फैमिली फंक्शंस मिस किए, क्यों? परिवार से नाता तोड़ दिया, क्यों? भाजपा के लिए और एक अच्छे भारत के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं। आज बेचारे वो वहीं के वहीं रह गए, टिकट कटे हैं और उनके सर पे भ्रष्टाचारी लोगों को बिठाया। तो ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा भ्रष्टाचार है? आपने भी तो अशोक चव्हाण के साथ सरकार बनाई थी, आपने भी तो उन पर आरोप लगाए थे, आपकी ही सरकार में वो मंत्री भी थे वहां पर। आज चलिए बीजेपी में जो बीजेपी को सवाल पूछा जाएगा वो आपको भी पूछा जाएगा। तो फिर उन्होंने अशोक चव्हाण जी पे आरोप लगाया, अजीत दादा पे आरोप लगाया, दोनों भी भाजपा में गए, क्यों नहीं उन पे कोई कार्रवाई हुई? थोड़ा तो आपने भी वॉशिंग मशीन में धोया ना आपने उनको। वो सलमान का गाना सुना, थोड़े दाग उन्होंने साफ कर दिए। सलमान खान का गाना सुना, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर दिला है, ये कौन सी बात हुई? आप आरोप लगाओ और वॉशिंग मशीन में कूदे तो सब साफ। नहीं, थोड़े दाग तो आपने भी धोए ना, दाग बाकी बचे कुछ उन्होंने दाग होंगे तो चलो कार्रवाई करो ना। और मैंने जो आरोप किए साहिल जी, मैंने जो रास्ते का घोटाले का आरोप किया था 2023 में, 6,080 करोड़ का घोटाला, जैसे ही मैंने आरोप किया, जैसे ही मैंने दस्तावेज सारे प्रूफ दिखाए, 1,000 करोड़ से उन्होंने कीमत कम की, यानी घोटाला था। दूसरे साल सेम किया, तीसरे साल जो इलेक्शन के पहले जो मैंने वो घोड़बंदर ठाणे रोड का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी, मैंने पकड़ा था उनको, और फिर एक कॉन्ट्रैक्टर जाके सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने वो सारे दस्तावेज दिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसमें 3,000 करोड़ का घोटाला है। इसे कहते हैं एक्सपोज करना, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार पकड़ना। जब आप प्रूफ्स के साथ आते हो तो उसे कहते हो। भाजपा तो आरोप लगाती है, आपको पता है, हर एक को कहती है ना पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। जिन्ना के कब्र पे तो इनके ही अध्यक्ष गए थे, लेकिन परसों इनके जो सिटी के अध्यक्ष है भाजपा के यूनिट के, हमें बदनाम करने के लिए, महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए, कोविड मैनेजमेंट का जो उन्होंने प्रूफ दिया कि खराब था, डब्ल्यूएचओ की प्रशंसा उन्होंने नहीं दिखी।
सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा उन्होंने नहीं देखी, स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने हमारी जो प्रशंसा की है वो उन्होंने नहीं देखी, लेकिन पाकिस्तान का कोई पत्रकार कह रहा है कि मुंबई में खराब है, वैसे ही वो चाटम ने परसों कह के दिखाया। वो क्या करूलकर जैसे स्पाई तो नहीं है? चलिए, मैं अभी आखिरी पड़ाव हमारा चल रहा है इसके लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल रीयूनियन का दौर चल रहा है। पवार साथ में आ रहे हैं, ठाकरे साथ में आ रहे हैं। उनकी तो वो माना जा रहा है कि वो तो साथ में आ ही जाएंगे, चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप भी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। 20 साल के बाद ये रीयूनियन, ये क्या राजनीतिक रीयूनियन कहे, पारिवारिक रीयूनियन कहे, या मजबूरन रीयूनियन कहे? कि 25 साल जिसके साथ हम थे, और सबसे खराब समय उनके जब चल रहे थे तब उनके साथ थे, जब भ्रष्टाचार विरोधी सब हम लड़ रहे थे साथ में, उन्होंने 2 बार दगा दिया। 20 साल बाद परिवार एक साथ आ रहा है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। हाँ, अलग अलग पार्टियां हो सकती है, थोड़ी थोड़ी विचारधारा अलग हो सकती है, थोड़ी थोड़ी साथ में भी हो सकती है। एमएनएस और आपकी विचारधारा में क्या फर्क है? देखिए, मैं यही कह रहा हूं, जैसे अभी अजीत दादा और पवार साहब हो, या हम और वो हो, या बीजेपी और हमारा हिंदुत्व हो, हम सारे अलग अलग पार्टीज हैं। काम करने की पद्धति हो या विचारधारा हो, कभी सिमिलर हो सकती है, कभी डिसिमिलर हो सकती है, लेकिन एक बात तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर 2 परिवार, 2 भाई, या 2 परिवार, अगर पवार साहब की बात करें, ये साथ में आने में किसी को दिक्कत हो, किसी को आपत्ति हो, तो वो मुझे नहीं लगता ठीक इंसान है। हाँ, पॉलिटिकली बात बनती है, बिगड़ती है, सारी बातें होती है, लेकिन परिवार को तोड़ना ये किसी ठीक इंसान का काम नहीं होता। और मुझे लगता है कि अगर कोई साथ में आ रहा है तो दिक्कत क्या है भाजपा को? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि ये कैसे हुआ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं भाजपा को पूछ रहा हूं। भाजपा को क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ? अभी क्या है? किस तरीके से? कुछ तो कारण हुआ होगा कि 2024 के नतीजे देखे पता चला कि अरे हमें तो वोट नहीं दिया जा रहा है मुंबई में, तो हम साथ में आते हैं और करते हैं। या ये हुआ होगा कि आपको लगा कि बीजेपी का संकट पॉलिटिकल आपके सामने है, तो चलिए हम साथ में आ जाते हैं। यही होता है ना? ये नेटो जैसी बात नहीं है। अच्छा, ये ऐसे भी है ना कि अगर आप देखें तो अभी के नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव में, और अभी भी नगर निगम के चुनाव में, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा और मिंदे एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, एक दूसरे को भ्रष्ट बोल रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं स्टेज पे, एक दूसरे के कार्यकर्ता उनके लड़ रहे हैं, और तो भी सत्ता के लिए एक साथ चिपके हुए। हमारे हाथों में ना सत्ता है ना कुछ है। हम आए हैं मुंबई के हित के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए। 2 ठाकरे अगर एक साथ आए, पवार साहब का आशीर्वाद साथ में हो, तो क्या दिक्कत है? मुंबई का साथ में है तो क्या दिक्कत है? हम सत्ता के लिए चिपके नहीं है ऐसे जैसे ये 3 लोग चिपके हुए हैं। मैं आज भी चलो कहता हूं, इतने खराब बातों में, शब्दों में इन्होंने एक दूसरे की आलोचना अब भी पिछले 10 दिनों में की है, कि इनमें हिम्मत है कि कोई इस्तीफा देके सरकार के बाहर बैठ जाए? वो तो कहते हैं कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, तो ठीक है, उधर जो कार्यकर्ता चाहते हैं उस तरीके से हम लड़ लेते हैं, लेकिन देखिए असेंबली में तो हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, हम साथ में आकर यहाँ पर चुनाव। तमाशा चल रहा है क्या कि स्टेज पे गए तो एक दूसरे की आलोचना की, फिर साथ में बैठे वापस ऑफिस में पीछे? भ्रष्टाचार के लिए साथ में आते हैं और चुनाव के लिए आप अलग जाते हो? क्या भूमिका क्या है आपकी? नैतिकता क्या है आपकी? तो और कल तो भाजपा कांग्रेस के साथ गई, कल भाजपा एमआईएम के साथ गई। तो वो तो उन्होंने बोल दिया ना कि कांग्रेस के साथ जो जा रहे हैं, तो हम जब कांग्रेस के साथ गए थे तो हिंदुत्व छोड़ दिया था। कल भाजपा कांग्रेस के साथ गई तो क्या छोड़ दिया उन्होंने? आपने रास्ता दिखा छुपाने जैसे कुछ रहा है? आपने रास्ता दिखा दिया। चलो तो कि भाई आप ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। कल यही है जो कल बात हुई है। हाँ। अगर आपको और एक बात याद दिला दूं कि कल उन्होंने सब हंगामा होने के बाद कहते हैं हम युति तोड़ दी। भाजपा एक ऐसा पक्ष है जहां ऊपर से नीचे तक डिसिप्लिन में सब चलता है, कोई भी निर्णय बिना अप्रूवल होता नहीं है। यही बात है साहिल जी। मैं एक आखिरी मुद्दा कहता हूं, पिछले 3 साल हमारी बदनामी बहुत करने की इन्होंने कोशिश की कि पालघर साधु हत्याकांड में आपने कुछ किया नहीं, आप ही के सरकार के टाइम पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई। सत्य बात यह है कि उस सुबह को पूरे गांव को अरेस्ट हुआ था, पूरे गांव अरेस्ट हुआ था। वहां के जो सरपंच है वो भाजपा के थे, वो प्राइम अक्यूज थे, वो भी अरेस्ट हुए थे। और जो परसों ये नगर पालिका के चुनाव में सबसे बड़ा प्राइम अक्यूज जो था पालघर साधु हत्याकांड में, वो आदमी उसने भाजपा ज्वाइन करी थी। ये कौन सा हिंदुत्व है? जिस पर स्टे लगाया उन्होंने। स्टे लाया। तो अभी बात यही है कि एक पहली बात, जो अगर प्राइम अक्यूज है पालघर साधु हत्याकांड में, अगर आप हिंदुत्ववादी पार्टी हो तो आपने पार्टी में लिया कैसे? और अगर वो गिल्टी नहीं है तो स्टे दिया क्यों? ठीक, आपने सवाल जो डिफ्लेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो भाइयों पर पूछ रहा था, आप चले गए बीजेपी पर।
लेकिन उस पर जाने से अरे पहले वही तो हमारे पहले बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, सब वही बंधुत्व था, उन्होंने तोड़ दिया था। तो अभी आप दोनों में बड़ा भाई छोटा भाई कैसा है, या दोनों साथ में है? मतलब साथ वो ही। तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से बड़े हैं उम्र में, तो वो तो बड़े भाई है, वो तो मैं समझता हूं। लेकिन आज की स्थिति में जब दोनों साथ में आए हुए हैं, तो वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? पॉलिटिकल देखिए, अलायंस साहिल जी, की मैं बात आपको कर एक रहे सही हैं। बात कहूं कि जब युति होती है, मेरा यह मानना है और मेरे पिताजी का मानना है, क्योंकि युति ये फेयर ग्राउंड पे होनी चाहिए, एक हंसी मजाक के एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए और सही नैतिकता से होनी चाहिए। उसमें बड़ा भाई छोटा भाई हमने कभी भी रखा नहीं था। अगर आप देखें तो लोकसभा के चुनाव के बाद भी, नतीजे आने के बाद भी ऐसे नहीं था कि बड़ा भाई छोटा भाई, चलो साथ में हम जितना आपके लिए कर पाए। आप जीते, बहुमत से जीते थे तब 2019 में। 19 में विधानसभा में कम सीट लड़ाने पे मजबूर किसने किया था? युति तोड़ी किसने? तो ये सारी बातें भी पिछली बातें हैं, हुई गई। लेकिन अभी कोई मनमुटाव नहीं है अभी, क्योंकि हमने देखा कि उसके बाद आप दोनों कई बार फैमिली रियूनियन में एक दूसरे के साथ में दिखाई दिए। पॉलिटिकल अलायंस ये मैं भाजपा के साथ कह रहा था, लेकिन अगर आप देखें तो देवेंद्र जी से भी कोई ऐसे आपसी झगड़ा नहीं है। ये पॉलिसी के बारे में कुछ चीजें नॉन निगोशिएबल है, जैसे धारावी बेचना, फ्री में 1600 एकड़ मुंबई के देना, ये निगोशिएट हो ही नहीं सकता। सम थिंग्स आर बियॉन्ड निगोशिएबल, सम थिंग्स आर प्रिंसिपल बेस्ड, उस पर हम निगोशिएट नहीं करेंगे। बाकी चीजें हैं, पॉलिटिकली आगे बढ़ते रहते हैं। और जो राज्य और उद्धव जी के बीच में अगर आप देखें तो पारिवारिक एक संबंध अभी बने हुए हैं, वो है अच्छे हैं। आज उनका एक जॉइंट इंटरव्यू रिलीज किया गया है, जो सामना के संपादक और परसों आपने मेरा और अमित का लिया। तो सामना के संपादक मुंबई तक पर आप ये इंटरव्यू देख सकते हैं। आदित्य और अमित ठाकरे दोनों साथ में यहां पर आए थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कैसी लगी आपको केमिस्ट्री? आपकी तो केमिस्ट्री अंजना जी, सही सवाल ना। लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री से काम नहीं चलता है, मैथमेटिक्स भी मिलना चाहिए। जब तक मैथमेटिक्स नहीं मिलता है, तो हर चीज में मैथमेटिक्स 100% भाजपा का ही होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स भी मिलना चाहिए। क्या मुंबई की राजनीति में मनसे यानी एमएनएस और शिवसेना यूबीटी का मैथमेटिक्स भी साथ में आ सकता है? बिल्कुल। कैसे आएगा? मन से और दिल से साथ में आया है। धन से भाजपा के पास है, मन से और दिल से साथ में है। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर थे। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, हर कोई भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी कहता है, ये परसों मैंने एक किसी का रील भी देखा था कि मुंबई मध्ये ठाकरेच हवे। तो वो ठाकरे ब्रांड बचाने के लिए कहावत है महाराष्ट्र में। नहीं, लेकिन तो फिर ये मुंबई में ठाकरे ब्रांड बचाने की लड़ाई है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ठाकरे ब्रांड बचाना। हम कोई भी सरनेम हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिक्स हो, ये आते जाते रहता है, ये ट्रांजिएंट होता है। कोई बैठने के लिए नहीं आया परमानेंटली। लेकिन मुंबई के आज जो हाल हो रहे हैं, और मैं यही कहता आया हूं पिछले 3 साल में, अगर आप मेरी पूरी ट्विटर टाइमलाइन देखे, सारे मीडिया कॉन्फ्रेंस देखे, सारी सभाएं देखे, सारे जो मोर्चे हैं देखे, मैं सिर्फ एक ही कहते आया हूं कि भाई, पहली चीज तो भ्रष्टाचार मत करो, और जो काम कर रहे हो वो ठीक से करो, पूरे करो। ठीक है। आखिर में मैं सिर्फ इस मुद्दे पर एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि यह अलायंस सिर्फ चुनाव के लिए है, पीएमसी के चुनाव के लिए, या आगे भी बरकरार रहेगा पॉलिटिकल अलायंस? क्योंकि महाराष्ट्र में अलायंस ऐसे बदलते हैं कि कल का हम कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी विचारधारा, हमारा स्टैंड चुनावी नहीं होता, चुना लगाने का नहीं होता, जैसे हम मुंबई में कहते हैं। तो ये बहुत बार, अगर आपने देखा होगा, थोड़ा इतिहास भी निकाले तो देखा होगा कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों पे विश्वास करते हैं, जैसे मिंदे थे, अंधविश्वास। हम अंधभक्त नहीं है, लेकिन अंधविश्वास करते हैं। कभी साथ रहते हैं, कभी दगा देके चले जाते हैं, लेकिन हम जो करते हैं, हम शायद राजनीति इतने ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन हम दिल से करते हैं, और दोनों ठाकरे भाई दिल से करते हैं। तो मतलब अब ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, वो नहीं टूटेगा? फेविक्विक का भी है, और भी मजबूत है वो, मतलब कॉल क्विक जो वो भाई के बीच की दीवार अब टूट चुकी है पूरी तरीके से। कभी कभी कोई अलायंसेस थूक लगाने के साथ होते, वैसा नहीं है, गम लगा के है। गम नहीं है, गम। चलिए, मैं आपको 5 नेताओं के नाम लूंगा और आप मुझे एक लाइन में उनके बारे में बताएंगे। चलिए, क्योंकि ये तो सवाल अब बनता है, ये तो सवाल अब बनता है। चलिए, राज ठाकरे, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। चाचा है और फैमिली। देवेंद्र फडणवीस अभी के सीएम है। बस इतना ही? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दोस्त है, अच्छे पारिवारिक रिश्ते हैं, पर अभी के सीएम है। अजित पवार अभी के वित्त मंत्री है। डीसीएम नहीं कहूंगा, क्योंकि डीसीएम लीगल पोस्ट नहीं, ये बीजेपी कहता है, मैं नहीं। नितिन गडकरी? मुझे लगता है मुंबई गोवा थोड़ा ठीक करना चाहिए। मुंबई अहमदाबाद हो, क्योंकि ये जो भाग गए गुवाहाटी और सूरत, वहीं उसी रास्ते से गए। मुंबई नासिक भी बहुत गड्ढे हुए, तो थोड़ा काम उस पर होना चाहिए। चलिए, बाला साहेब ठाकरे? दादाजी, प्यार।
चलिए, तो आज तक के इस मंच से इसी मुद्दे पर हम इस बातचीत को खत्म करेंगे। लेकिन आदित्य ठाकरे, आप एक बार फिर आज तक के इस मंच पर आए और आपने हमारे सारे सवालों पर आपके तरीके से जवाब देने की कोशिश की। राजनीतिक लड़ाइयां तो चलती रहेगी, चुनाव के नतीजे आते जाते रहेंगे, हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन उम्मीद है कि यह बातचीत भी इसी तरीके से चलती रहेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप धन्यवाद। मंच पर आए और आपने हमसे बात